नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज सीएम योगी करेंगे अलीगढ़ का दौरा। 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे आज सीएम। स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले आज सीएम का दौरा है अलीगढ़ का। 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर आज सीएम वहां पर पहुंचने वाले अलीगढ़ और तैयारियों का जायजा लेंगे। हम आपको बता दें कि स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होना है और उससे पहले तैयारियां वहां पर मुकम्मल है कि नहीं, इसको जानने के लिए सीएम योगी आज अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री यहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ में तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। पीएम मोदी स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी अलीगढ़ जाएंगे और पीएम के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी सरकार ने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। अब हमारी सरकार ने तय किया है, जमीन भी सरकार देगी, पैसा भी सरकार देगी और नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का होगा। विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर हम अलीगढ़ में बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाएंगे। 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। वहीं कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर 1 घंटे का दौरा करेंगे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और उत्तर प्रदेश दौरे पर असुद्दीन ओवैसी हैं। आज सुल्तानपुर जाएंगे असुद्दीन ओवैसी। पार्टी के कार्यकर्ताओं से हिस्सा लेंगे असुद्दीन ओवैसी। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे ओवैसी। तो ओवैसी का कार्यक्रम है। ओवैसी आज हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर जाएंगे। ओवैसी पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर इस वक्त असुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रखा है। अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन में मायावती ने ऐलान किया कि अगर 5वीं बार सरकार बनी तो सरकार बनवाने के बजाय विकास पर ध्यान देंगी। उन्होंने कहा कि अब हमें फिर से कोई नया स्मारक या पार्क या मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने थोक के भाव काम कर दिया है। अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की होगी। आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विकास कार्य करेंगी और मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, लेकिन हम आपको बता दें मूर्तियों पर अरबों रुपए मायावती खर्च कर चुकी हैं। मायावती की मूर्तियों पर 3.49 करोड़ रुपए खर्च किए। कांशीराम की मूर्ति पर 3.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं 60 हाथियों की मूर्तियों पर 52.02 करोड़ रुपए खर्च किए। रख रखाव में हर साल 180 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनवाए गए पार्क 5,919 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करने का आरोप है। 2012 की बात की जाए तो अखिलेश सरकार में हुई थी जांच और रख रखाव के लिए 5,634 कर्मचारी लगाए गए हैं। लगभग 750 एकड़ जमीन का इस्तेमाल इन मूर्तियों को लगाने के लिए किया गया था मायावती की तरफ से। और अब आपको बता दें कि कहां कहां कितने पैसे बना पार्क और मूर्तियां। तो हम आपको बता दें लखनऊ में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, क्षेत्रफल हम इसका बताएं 125 एकड़ का है और लागत यहां पर आई थी 1363 करोड़ रुपए। कांशीराम मेमोरियल एरिया 70 एकड़, लागत इसमें आई 730 करोड़ रुपए। रमाबाई रैली स्थल एरिया जो कि 51 एकड़ में बना है और यहां पर लागत आई थी 655 करोड़ रुपए। बुद्ध शांति उपवन एरिया यहां पर 10.8 हेक्टेयर की है
और लागत यहां पर जो लगी थी वो 460 करोड़ की थी। कांचीराम इको पार्क की बात की जाए तो 70 एकड़ में ये पार्क बना है और इसकी लागत आई 1000 करोड़ रुपए। गोमती विहार पार्क एरिया की बात की जाए तो 30 एकड़ की ये पूरी जमीन है जिसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। गोमती पार्क एरिया 20 एकड़ में और 200 करोड़ इस पर खर्च किए गए। जबकि नोएडा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की बात की जाए तो एंड ग्रीन गार्डन एरिया 80 एकड़ लागत 685 करोड़ रुपए खर्च। अंबेडकर पार्क बादलपुर ग्रेटर नोएडा एरिया 10 हेक्टेयर, लागत भी कुछ इसी तरह से सामने आई थी। और सीतापुर से बड़ी खबर ले रहे हैं जहां पर आश्रम में आग लग गई है। भीषण आग बताई जा रही है। वेदव्यास धाम आश्रम में यह आग लगी है। अनिल शास्त्री के आश्रम में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। करीब 1 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। तो इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग से जबरदस्त नुकसान हुआ। 1 करोड़ के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। सीतापुर में यह आश्रम है वेद व्यास धाम जिसमें आग लगी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल शास्त्री का यह आश्रम है। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। और लखीमपुर में भी कुछ इसी तरह की खबर आई जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। आग से 4 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। घर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, क्योंकि आग लगने का पता अब तक नहीं चल पाया कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे। आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों का इसमें नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। निघासन कोतवाली के चखर गांव में ये आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने ही किसी तरह से आग पर काबू पाया। और कन्नौज से खबर, यहां पर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां पर तालग्राम के ताहपुर गांव के पास एक दूध का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां ग्रामीणों में दूध की लूट मच गई। आसपास के लोग अपने अपने बर्तन लेकर वहां पर दूध लूटने पहुंच गए। टैंकर पलटते ही इस तरह से दूध की लूट मचने का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। और बुलंदशहर में बदमाश और लुटेरों के हौसले बेहद बुलंद है। ताजा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के काला आम पुलिस चौकी के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर बाजार से लौट रहे दंपत्ति को बाइक सवार 2 लुटेरों ने निशाना बनाया और राहगीर दंपत्ति से पिस्टल के बल पर सोने की चैन और एक सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गए। लूटपाट के दौरान दंपत्ति ने शोर भी मचाया, लेकिन दंपत्ति को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। इसी का फायदा उठाते हुए बाइक सवार लुटेरे हवा में पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भैया तोड़िए पहले तो, फिर मेरे पास सोने का कड़ा पहना हुआ था वो निकाल दिया। पति पत्नी थे, स्कूटर पे सवार होकर जा रहे थे और इनका यहाँ पे रास्ते में स्कूटर थोड़ा बिगड़ा था, तो यहाँ पे ये चेक कर रहे थे। तभी कोई व्यक्ति आए हैं जिन्होंने ये चेन पहने हुए थे, तो चेन खींचने का प्रयास किया है और इनकी चेन खींच ली गई है। तो अभी हम लोग मौके पर पुलिस आ गई है और अभी हम लोग इनकी तहरीर लेके इस पर आगे कर रहे हैं। और फतेहपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी की। 3 युवती और 2 युवक को आपत्तिजनक हालत में यहां से पकड़ा, जबकि 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 2 बाइक, 4 मोबाइल, 5000 रुपए नकदी के साथ कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। मामला हथगाम थाना क्षेत्र के पनहा रोड का बताया जा रहा है। थाना हथगांव पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनहा रोड पर खेतों के अंदर ट्यूबवेल में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित की गई। थाने की फोर्स, महिला कांस्टेबल और मेरे द्वारा दबिश दी गई, जहां पर ट्यूबवेल के अंदर 3 महिला 2 पुरुष मौके पर गिरफ्तार किए गए और 4 अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गए। और काशी की आबो हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद इस दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए गए जो अब जमीन पर नजर आने लगे हैं। शहर में धूल धक्कड़ के बीच चलते वाहनों से निकलते धुएं को देखकर अक्सर लोगों का मन खिन्न हो जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने के लिए काशी में नए वाहनों को उतारने की तैयारी है। वाराणसी की आबो हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बारी है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा चार्जिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं।
काशी की आबोहवा को साफ करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। 50 बसें पहले खेप में बनारस पहुँच रही हैं, जिनके लिए मिर्ज़ा मुराद में चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से एक चार्जिंग स्टेशन बाबतपुर एयरपोर्ट से कैंट स्टेशन के बीच में यानी कि बनाया जा सकता है, ताकि 2 बड़े चार्जिंग स्टेशन होने से बसों के चार्ज होने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे काशी में गंगा के किनारे सीएनजी स्टेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है, ताकि काशी में चलने वाले वाहनों को पर्याप्त गैस मिल सके, जिससे शहर की आबो हवा को शुद्ध रखने में मदद मिल सके। इस तस्वीर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले शहर में सीएनजी पंप खोले गए, ताकि लोग पेट्रोल और डीजल से निकलकर सीएनजी की तरफ मूव कर सकें। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसको गंगा किनारे की जमीन पर लगाया जा रहा है। पहला शहर है जहां पर सीएनजी से नाव चलाई जा रही हैं। अस्थाई स्टेशन सीएनजी का यहां बनाया गया था, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब ये स्थायी स्टेशन भी बनाया जा रहा है। नाव में सीएनजी किट लगाई गई, लेकिन बाढ़ में सीएनजी स्टेशन डूबे नहीं, इसके लिए ये ऊंचाई पर खिड़किया घाट पर ये स्थायी स्टेशन बन रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर नाव को भी सीएनजी मिलेगी और गाड़ियों को भी सीएनजी मिलेगी। काशी की सूरत बदल रही है, लेकिन प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को जमीन पर उतारा जा रहा है, ताकि लोगों को दम घुंटू जीवन से राहत मिल सके। इसके लिए प्रशासन उन लोगों के साथ भी बैठक करने की तैयारी कर रहा है, जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। के पदाधिकारियों के साथ और सभी संबंधित स्टेक होल्डर के साथ कौन कौन से रूट में बसेस चल सकती हैं और उसमें कहाँ पे हम लोग को इनके अलग अलग स्टॉप्स बनाने हैं, वो हम लोग उसको शीघ्र ही पूर्ण करके हम लोग इसको संचालित करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और इसकी टिकटिंग सिस्टम भी स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम के माध्यम से होगी, जो आपके मोबाइल फ़ोन या अन्य जो हमारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनके द्वारा उनको बुक भी किया जा सकेगा। हाईटेक होते शहरों के बीच हाईटेक सुविधाओं को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और पुरानी परंपराओं से लोग बाहर निकल सकें। इसीलिए प्रयागराज रोड पर मिर्जा मुराद में बड़ा चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिसको एयरपोर्ट से जोड़ने की दिशा में सोचा जा रहा है। विजिबिलिटी बनेगी तो एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन एयरपोर्ट में बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन मैंने कहा कि अभी वो फाइनलाइज नहीं है। अभी जो फाइनलाइज है वो मिर्ज़ा मुराद में है। बाकी जो अभी स्टडी चल रही है कि उसकी फिजिबिलिटी कहाँ से और बन सकती है, तो वहाँ पर भी कुछ अल्टरनेटिव छोटे चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। तो अब मानकर चलिए, आने वाले समय में शहर की बदली हुई सूरत दिखाई देगी, जब हाईटेक शहर में हाईटेक बसों का संचालन होगा। तो पहले सीएनजी से गाड़ियां, फिर सीएनजी से नाव और अब इलेक्ट्रिक बसें चलने के बाद निश्चित तौर पर काशी की आबोहवा एक बार फिर वैसी ही साफ होगी, जिसका वर्णन पुराणों में सुनने को मिलता है, जिसका वर्णन अक्सर हम आप बुजुर्गों से सुनते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक महिला अपने घर पर अकेली थी, पूजा पाठ के लिए छत पर जा रही थी। इससे पहले कि वो अपने ही घर की छत पर पहुंच पाती, कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। सड़क पर राह चलते अगर कहीं बंदर दिख जाए तो कुछ लोग उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते हैं, कुछ लोग बचकर निकल लेते हैं। लेकिन अगर यही बंदर किसी के घर पर आ जाए तो उनके आने से किसी परिवार में किसी की मौत हो जाए तो? ये घटना शामली की है। यहाँ बंदर की वजह से एक महिला की मौत हो गई। घटना शामली के कैराना की है। जिस महिला की मौत हुई वो बीजेपी नेता की पत्नी थी। अचानक बंदरों ने उनके ऊपर हमला खोल दिया और वो होपलेस होकर के जो रेलिंग थी, रेलिंग के ऊपर से नीचे गिर गई और गिरने के बाद में उनके सर में बहुत गंभीर चोट आई और चोट लगने के बाद में वो सब लोग उन्हें सामने डॉक्टर के यहाँ भी लेकर के आए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जिस महिला की मौत हुई उसका नाम सुषमा देवी था। उम्र करीब 50 साल थी। हर रोज की तरह वो अपनी छत पर पूजा पाठ के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ बंदर आ गया। बंदर को देखकर महिला घबरा गई और रेलिंग से नीचे गिर गई। घायल हालत में सुषमा देवी को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, आज भी गई। आज जब पूजा करके घर पर आई, बंदर जमाने के लिए छत पर गई थी।
तभी हादसा हुआ। कैसे कैसे हादसा हुआ? बंदर जी मारी थी, वो बंदर से डर गई और गिर गई रेलिंग। सुषमा देवी बीजेपी नेता अनिल चौहान की पत्नी थी। इस हादसे के बाद से पड़ोसियों के मन में भी बंदरों का आतंक घुस गया। हालांकि लोग कहते हैं कि इससे पहले कभी इस तरह की घटना इलाके में नहीं हुई, लेकिन बंदरों ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया था कि किसी की जान चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए ट्रैफिक।